आज की क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता नौका विहार के अर्थ को देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी कविता के 4 प्रमुख स्तंभ कवि चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। इस कवि चतुष्टय के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं कविवर सुमित्रानंदन पंत। आज की कविता पंत जी की प्रकृति के सुंदर दृश्यों से सुंदर बिंबों से रची गई कविता है। प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है। छायावादी कविता में प्रकृति अपने पूर्ववर्ती कविताओं में अभिव्यक्त प्रकृति से थोड़ा अलग स्वरूप में आती है। ये अलग स्वरूप अपनी पूर्ववर्ती कविता से किस प्रकार अलगाव लिए हुए है या कविता में प्रकृति किस तरह अलग है, ये कवियों के बदले हुए दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। छायावादी कविता से पूर्ववर्ती कविताओं में प्रकृति का जो वर्णन हुआ है, चाहे वह भारतेंदु युग की कविता हो, द्विवेदी युग की या आधुनिक युग से पूर्व की कविताओं में भी प्रकृति का जो वर्णन है, छायावादी कविता की जो प्रस्तुत प्रकृति है या छायावादी कविता में जो अभिव्यक्त प्रकृति है, वह उन कविताओं में वर्णित प्रकृति से थोड़ा भिन्न स्वरूप में है। ये भिन्नता कवि के दृष्टिकोण, उसके व्यक्तित्व, उसकी विचारधारा, कई सारे चीज़ों के समन्वित रूप का परिणाम है। नौका विहार कविता पंत जी की गुंजन काव्य संग्रह से ली गई है और गुंजन काव्य संग्रह के प्रकाशित होने से पूर्व पंत के 3 काव्य संग्रह वीणा, ग्रंथि, पल्लव प्रकाशित हो चुके थे और छायावादी काव्य जगत में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। प्रस्तुत कविता नौका विहार गंगा में नौकायन या नौका की यात्रा के द्वारा वास्तव में मानव जीवन की यात्रा के बोध की कविता है। मानव जीवन यात्रा में मनुष्य को जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु के बाद जो आवागमन का जो क्रम है, निरंतरता है, उसको व्यक्त करती हुई कविता है। प्रारंभ में प्रकृति के प्रति जो कवि के या प्रकृति के सौंदर्य को देखकर विराट प्रकृति से अभिभूत कवि का जो मन है, वह प्रकृति के विविध सौंदर्य से परिपूरित दृश्यों को, सुंदर दृश्यों को किस प्रकार व्यक्त करता है, इसका एक सुंदर उदाहरण है नौका विहार कविता। तो हम अब नौका विहार कविता का अर्थ देखेंगे। शीर्षक है नौका विहार और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। इन 4 पंक्तियों में क्रिया है लेटी हैं, निश्चित रूप से स्त्री बोधक क्रिया है और रात्रि का समय है। चारों तरफ भूतल शब्द है, भूतल, भू माने धरती, तल पृथ्वी तल पर, धरती तल पर चारों तरफ चतुर्दिक चंद्रमा की ज्योत्सना अर्थात चांदनी फैली हुई है। और ये चांदनी कैसी है? शांत, स्निग्ध, उज्ज्वल। चांदनी के 3 विशेषण हैं। स्निग्ध चिकनेपन को, मुलायमियत को व्यक्त करने वाला शब्द है। शांत और उज्ज्वल, चांदनी उज्ज्वल वर्ण की ही होती है और
रात्रि के समय धरती तल पर जो चांदनी फैली हुई है वह शांत है, कोमल है, स्निग्ध है, उज्ज्वल है, जो संपूर्ण पृथ्वी तल पर फैली हुई है। अपलक अनंत, इस दृश्य में, प्रकृति के इस सुंदर दृश्य में अनंत, आकाश के लिए कवि ने शब्द दिया है अपलक। अनंत यानी आकाश लग रहा है कि आकाश अपलक है, उसने अपनी पलकें बंद नहीं की हैं, उसने अपनी पलकें नहीं झुकाई हैं, इस तरह से प्रतीत हो रहा है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ये जो गंगा है जिसमें कवि नौका यात्रा के लिए, नौका विहार, नौकायन के लिए निकला है, या नौका विहार के लिए जाने की तैयारी है। प्रकृति ज्योत्सना में है, चांदनी में है, चतुर्दिक धरती पर शांत और कोमल चांदनी, उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है, और आकाश अपलक नेत्रों से देख रहा है, एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना जिसको कहते हैं। ग्रीष्म विरल, गंगा के लिए कवि ने शब्द दिया है। ये गंगा ग्रीष्म ऋतु की गंगा है, और ग्रीष्म ऋतु में ताप के कारण, गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण गंगा की जो जल धारा है बहुत ही क्षीण हो जाती है, और इस क्षीण जलधारा के लिए कवि शब्द देता है विरल, यानी बहुत ही पतली हो गई हैं। और गंगा की कल्पना कवि एक स्त्री के रूप में कर रहा है, इसलिए लेटी है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा, माने ग्रीष्म ऋतु की क्षीण धारा वाली जो गंगा है वह कवि की दृष्टि में बालू की शैया पर, सैकत अर्थात रेती, बालू, शैया किसकी है जिस पर यह तनवंगी गंगा लेटी हुई है, वह बालू की शैया है। दुग्ध धवल, गंगा के जो जल का रंग है वह दुग्ध धवल वर्ण है, दूध के समान धवल वर्ण है, श्वेत वर्ण है। तो ऐसे दुग्ध धवल वर्ण वाली ग्रीष्म ऋतु की क्षीण काय, दुर्बल अंगों वाली, तनुअंगी, दुर्बल अंगों वाली गंगा लेटी है शांत क्लांत निश्चल, रेती की शैया पर, श्रांत माने थकी हुई, क्लांत भी थके हुए का ही बोधक शब्द है, लेकिन इसमें एक अर्थ और भी समाया हुआ है, और वह है दुख, माने जो जो थकान की अनुभूति है उसमें दुख भी शामिल है। तो निश्चल, और चूँकि जल निश्चल है, इसमें कोई गति नहीं है, और इस क्षीण काय जो जल की धारा है गंगा की, उसके लिए कवि तनवंगी क्षीण अंगों वाली स्त्री से उपमित कर रहा है, जो बालू की सैया पर दुर्बल अंगों वाली गंगा थकी हुई, थकान से बोझल, निश्चल होकर के दुग्ध धवल वर्ण वाली गंगा लेटी हुई है। तापस बाला सी गंगा कल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, और लहरें उर पर कोमल कुंतल। एक और तुलना कर रहा है कवि, सी उपमान बोधक शब्द, तापस बाला सी, गंगा कैसी है? तपस्वी कन्या के समान। गंगा कल, कल अर्थात सुंदर, गंगा तपस्वी कन्या के समान सुंदर है। तपस्या ने इस बाला के, इस कन्या के अंगों को, उसके शरीर को क्षीणकाय ज़रूर बनाया है, दुर्बल बनाया है, किंतु सुंदरता, सौंदर्य या कांति दुर्बल नहीं हुई है, बल्कि वह निखर गई है, वह और सुंदर है तपस्वी कन्या के समान। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। दूसरी छवि है शशि मुख से, शशि चंद्रमा, मुख गंगा का मुख शशि मुख है, दीपित मृदु करतल, और लहरें कर तल हथेलियाँ हैं, मृदु करतल
शशि मुख से दीपित, मानो लहरें उनकी कोमल हथेलियां हैं जिस पर उनका चंद्रमुख प्रकाशित हो रहा है। अर्थात जो चंद्रमा की छवि, चंद्रमा की जो छाया, प्रतिबिंब जल पर पड़ रही है, वह चंद्रमुख, गंगा का चंद्रमुख है, जो उनकी कोमल हथेलियों में सुशोभित है, दीपित है, प्रकाशित है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और गंगा की जो लहरें उठती हैं, उठ गिर रही हैं, लहरों का जो उतार चढ़ाव है वह ऐसा लग रहा है मानो इस लेटी हुई तपस्वी कन्या, सुंदर तपस्वी कन्या गंगा के उर पर, वक्षस्थल पर, हृदय पर कोमल कुंतल, कोमल केश राशि लहरों के रूप में, यह लहर रूपी कोमल केश राशि लहरा रही है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। एक स्त्री के रूप में गंगा की परिकल्पना कर रहा है कवि। मैंने प्रारंभ में कहा था कि छायावादी कविता की जो प्रकृति है वो पूर्ववर्ती कविताओं से थोड़ा अलग रूप में आती है। ये अलगाव है। कवि प्रकृति में भी मानवीय स्वरूप की कल्पना कर रहा है, प्रकृति को भी मानव दृष्टि से देखने की सुंदर कोशिश कर रहा है कवि। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। गंगा एक स्त्री है और यह स्त्री धवल वर्ण की है। कवि कह रहा है गोरे अंगों पर, गंगा के अंग गौर वर्ण के हैं, और इस गौर वर्ण पर उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा है वह चंचल अंचल सा नीलांबर। वो वस्त्र स्थिर नहीं है बल्कि चंचल है, हिल रहा है, लहरा रहा है। और ये वस्त्र किसका है? नीलांबर, नीला अंबर, नीला आकाश। अंबर माने आकाश, और अंबर श्लिष्ट शब्द है। दूसरा अर्थ है श्लिष्ट तथा श्लेष, चिपका हुआ, जिसमें एक से अधिक अर्थ समाये हुए हों, चिपके हुए हैं, वो श्लिष्ट शब्द है। और दूसरे अंबर का अर्थ वस्त्र, नीला आकाश और नीला वस्त्र। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। जो तरल जलराशि है उसमें तारों का जो सुंदर की जो छाया है, तारों की जो सुंदर छाया है वह पड़ रही है, और आकाश का प्रतिबिंब भी पड़ रहा है। माने आकाश का जो प्रतिबिंब है वो नीले रंग का है। इस नीले रंग के आकाश के प्रतिबिंब पर जो तारों के, प्रकाशित तारों का प्रतिबिंब है वह ऐसा लग रहा है मानो गंगा के गोरे अंगों पर उनका चंचल माने डोलता हुआ आंचल, जो तारों से भी सुशोभित है, तारों से खचित है, ऐसा नीले वस्त्र के समान, नीले आंचल के समान लहरा रहा है, सुशोभित हो रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिसमें शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने टेढ़ी और मृदुल माने कोमल। विभा, रेशमी, विभा माने रेशमी प्रकाश, प्रकाश या विभा, आभा, प्रकाश। और कवि कह रहा है कि सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर, माने जलराशि पर लहरें उठती गिरती हैं। लहरें उठती हैं तो उठने के बाद जो गिरने का क्रम है इसमें तह जैसा बन रहा है। उतार और चढ़ाव का जो क्रम है, इन उतार और चढ़ाव के क्रम में जो तह बन रहा है ऊपर नीचे के क्रम से, कवि उनको देख कर ये कल्पना कर रहा है, ये उसे प्रतीत हो रहा है कि मानो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। चंद्रमा का रेशमी प्रकाश पड़ रहा है उन लहरों पर, उन उठती गिरती लहरों पर, और उठती गिरती जो लहरें हैं उनका जो टेढ़ापन है, कोमलता से भरा हुआ जो टेढ़ापन है, वह गंगा ने जो वस्त्र, जो साड़ी पहनी है उसकी सिकुड़न, उसकी तहों, उसकी प्लेट्स के समान, सिकुड़न के समान सी है। सिकुड़न सी, सिकुड़न के जैसी, सिकुड़न के समान दिखाई पड़ रही है, सुंदर लग रही है। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर।
कवि नौका यात्रा के लिए, नौकायन के लिए, नौका विहार के लिए गंगा में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। और चतुर्दिक फैली हुई सुंदर चांदनीमय, सुंदर स्निग्ध कोमल स्निग्ध चांदनीमय वातावरण की सुंदरता का बखान कर रहा है। और ये पंक्तियाँ ये स्पष्ट कर रही हैं कि कवि शीघ्रता से नाव लेकर के गंगा में यात्रा के लिए चल पड़ा है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, यानी रात का पहला पहर है। और रात कैसी है? चांदनीमय है, ज्योत्सनामय है। इस प्रथम पहर में, चांदनी रात के प्रथम पहर में, भारतीय गणना में दिन और रात के 24 घंटों को 8 प्रहर में बांटा गया है। 8 याम या 8 पहर कहते हैं। तो चांदनी रात का, अपने रात के समय का ये पहला पहर है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। तो चांदनी रात का ये पहला पहर है, जिसमें कवि कह रहा है कि इस पहले प्रहर में हम शीघ्र ही, सत्वर माने शीघ्र ही नाव लेकर के चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिखर, लो पाले बधी खुला लंगर। माने नाव चालन की या नाव के जल में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, वह कह रहा है कवि, लो पाले बधी खुला लंगर। माने नाव का लंगर खोल दिया गया है और पालों को, जो कि नाव पे पड़ी हुई थी, उनको खोलकर बांध दिया गया है। नौका चलाने के लिए, नौका को नदी के किनारे स्थिर रखने के लिए उसको लंगर रस्सियों के, मोटी मोटी रस्सियों के सहारे, बाहर किनारे गड़े हुए खूंटों के सहारे बांध दिया जाता है, ताकि नौका किनारे पर स्थिर रहे। जब नौका को चलाना होता है तो लंगर को खोल दिया जाता है। कभी इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है कि लो पाले बधी, माने हम लोगों ने अपने पाल बांध दिए और लंगर को किनारे से खोल दिया। और नौका में बैठने के पश्चात किनारे के जो दृश्य हैं, ऊपर वाली पंक्ति में वो कह रहा है, सिकता, सैकत ऊपर आया है, सैकत बालू, सिकता बालू रेती, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिखर। नाव में बैठने के बाद किनारे के जो दृश्य हैं वो किस प्रकार सुंदर दिख रहे हैं, कभी उनकी बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पतली जलधार वाली गंगा के जो किनारे रेती का जो विस्तार है, रेती का जो फैलाव है, दूर तक जो फैली हुई रेती है, वो किसी पल में सस्मित सीपी, सस्मित माने मुस्कुराहट होता है, मुस्कुराते समय मनुष्य का मुंह खुलता है या हंसते समय मनुष्य का मुंह खुलता है। तो सीपी के लिए सस्मित शब्द आया है, अर्थात खुला हुआ। ऐसे सीपी जिसका मुंह खुला हुआ है। तो किनारे के जो बालू विस्तार है, रेतीले कणों का जो विस्तार है, वो खुले मुख वाली सीपी के जैसा प्रतीत हो रहा है, सीपी के जैसा दिखाई पड़ रहा है। मोती की ज्योत्सना रही बिचर। सीपी में मोती बनते हैं, ये हम सब जानते हैं, और यहाँ कोई सीपी नहीं है, लेकिन कवि को ऐसा आभास हो रहा है, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किनारे के बालू का कण जो है वो सस्मित, मुस्कुराते हुए खुले मुंह वाले सीपी के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। और उन बालू कणों पर चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, उसका जो प्रकाश पड़ रहा है, उससे चमकते हुए बालू कण मोतियों जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। कवि कह रहा है, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। ज्योत्सना अर्थात चांदनी। मानो चांदनी का जो प्रकाश है वो चांदनी न होकर के मोतियों की आभा से परिपूर्ण है, जो सिकता की खुले मुंह वाली सीपी में विचरण कर रही हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिरखोल रही पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी। कवि की जो नौका है लघु, छोटी, तरणी नौका है, छोटी नौका है। और ये छोटी नौका जल में अपने पाल खोल करके प्रवेश कर चुकी है। कवि धीमी गति से किनारे से, चूँकि नाव अभी जल में प्रवेश ही की है, जल में डाली ही गई है,
तो उसकी गति अभी धीमी है। इस धीमी गति से चलती हुई छोटी नौका के लिए कवि जो जो उपमान प्रस्तुत कर रहा है वो हंसिनी सी उपमाबोधक शब्द उपमा अलंकार के द्वारा हंसिनी, वो भी हंसिनी भी कैसे, सुंदर हंसिनी। सुंदर हंसनी अपने पंखों को फैला करके कोमल मंथर और मंद गति से तैरती हुई जल में तैरती हुई हंसिनी जैसी सुंदर प्रतीत होती है। कवि कहता है कि हमारी हंसिनी के समान, सुंदर हंसिनी के समान छोटी नौका अपने पाल रूपी पंख पसार कर खोल कर वैसे ही मंद एवं मंथर गति में तैर रही है, जल पर विचरण कर रही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।